Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 11th economics. The book name is Statistic for Economics. This is chapter 1 and the name of the chapter is Introduction to the Concept of Economics and Significance of Statistic in Economics. So let's proceed with this chapter. तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और स्टैटिस्टिक का इंपॉर्टेंस देखेंगे कि स्टैटिस्टिक का क्या इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके क्लास 11th इकोनॉमिक्स में दो पार्ट्स हैं, एक है स्टैटिस्टिक और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है पहले मैं आपको वो क्लियर कर दूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स होते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसा कि नेम बताता है MICRO, तो इसमें I आता है जो कि एक इंडिविजुअल यूनिट के लिए स्टैंड होता है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स में A आता है, A स्टैंड फॉर एग्रीगेट, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप स्टडी करते हो एग्रीगेट इकोनॉमी के बारे में, यानी इकोनॉमी एज ए होल के बारे में। तो इसको कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप इकोनॉमी को एज ए होल पढ़ोगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि उस इकोनॉमी की किसी इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ोगे तो वो बन जाएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि अगर आपने स्कूल के सारे क्लासेस को पढ़ा के बारे में जानकारी ली, सारे क्लासेस में कितने बच्चे हैं और उन क्लासेस में लड़के कितने हैं, लड़की कितनी है, हर क्लासेस का इंफॉर्मेशन लिया तो वो बन जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब आप सिर्फ एक क्लास के बारे में स्टडी करोगे कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं, इस क्लास में कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, तो ये सब जब आप स्टडी करोगे सिर्फ एक क्लास के बारे में तो वो बन जाएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट। तो इस साल आपके दो पार्ट्स है इकोनॉमी का, एक है स्टैटिस्टिक और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी स्टैटिस्टिक क्या होता है? स्टैटिस्टिक होता है न्यूमेरिकल डाटा। कोई भी जो न्यूमेरिकल डेटा होता है जो आप यूज करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, कलेक्ट करते हो, उसे कहा जाता है स्टैटिस्टिक। ये स्टैटिस्टिक आपको डे टू डे लाइफ में हमेशा दिखते रहता है। जैसे अगर आपने स्कूल आया और आपने देखा कि स्कूल में 70 to 80 टीचर्स वर्क कर रहे हैं, तो वो भी एक स्टैटिस्टिक है। जब आप क्लास गए आपने देखा 30-40 स्टूडेंट्स उस क्लास में पढ़ रहे हैं, वो भी एक स्टैटिस्टिक है। जब आप यूट्यूब देखते हो, चैनल देखते हो कि इतने सारे चैनल हैं, वो भी एक स्टैटिस्टिक है। या फिर आप देखते हो कि इस वीडियो को इतने व्यू आए हैं, इतने लाइक आए हैं, तो वो भी एक स्टैटिस्टिक है। तो स्टैटिस्टिक आपके डेली लाइफ में हमेशा आता रहता है और आप उसको कंसीडर करते रहते हो। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स डील करता है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ से, यानी कि आपकी ऑर्डिनरी लाइफ में क्या क्या बिजनेस चल रहा है उसकी स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक क्यों इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में? स्टैटिस्टिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इकोनॉमी के बड़े बड़े डिसीजन बिना स्टैटिस्टिक के नॉलेज के नहीं ले सकते। मान लो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको सॉल्व करना है तो आपको क्या चाहिए? पहले डेटा चाहिए, स्टैटिस्टिक चाहिए कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितने परसेंटेज, कितने अमाउंट ऑफ पीपुल आर अनएम्प्लॉयड। उसके बाद आप देखोगे उनमें से कितने अपने मन से अनएम्प्लॉयड है और कितने लोग काम करना चाहते हैं पर इन्हें जॉब नहीं मिला। ठीक है, फिर आप देखोगे कि कौन सा काम आप स्टार्ट करो जिससे इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर सको। तो हर जगह आप क्या कर रहे हो? स्टैटिस्टिक के बारे में सोच रहे हो कि कितने लोग हैं, कितने लोग रियल में अनएम्प्लॉयड है, कितने जॉब को जनरेट करना है, किस सेक्टर को में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतने जॉब जनरेट हो जाएंगे। तो हर जगह आप नंबर को कंसीडर कर रहे हो। ये सब क्या है? ये स्टैटिस्टिक है। जब आपके पास प्रॉपर स्टैटिस्टिक होगा तभी आप प्रॉपर डिसीजन ले सकोगे, और इसीलिए स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस इन इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम इसका पहला जो पार्ट है ना, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, उसे कंप्लीट करेंगे। जो इसका दूसरा पार्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक या सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स, उसको हम सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो इस पार्ट में हम सिर्फ देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखो, इकोनॉमी में दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक गुड्स और एक होता है नॉन इकोनॉमिक्स गुड। इकोनॉमिक गुड्स आपके लिमिटेड सप्लाई में होते हैं, उसका बहुत डिमांड होता है और उसको पाने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। जैसे पेपर, पेन, पेंसिल खरीदने के लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा।
दूसरी तरफ जो नॉन इकोनॉमिक्स गुड्स होते हैं उसके अनलिमिटेड सप्लाई होते हैं और उसके आपको डिमांड करने की जरूरत नहीं है, बिना डिमांड किए आपको मिल जाता है और आपको उसके लिए पेमेंट भी नहीं देना पड़ता। जैसे कि आपका एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है, फ्री भी मिल रहा है। जरूरत है पर आपको मांगने की जरूरत नहीं है, बिना मांगे ही आपको मिल रहा है और आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो जिन गुड्स की हमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती वो होता है नॉन इकोनॉमिक गुड, और जिनकी हमें पेमेंट करने की जरूरत होती है वो होता है इकोनॉमिक गुड्स। आपके इकोनॉमी में दो तरह की एक्टिविटी भी होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहले हम देखेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो जो सोशल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी, पेरेंटल एक्टिविटी जो हमारी लाइफ में होती रहती है और जिसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं मिलता, वो सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सोशल एक्टिविटी जैसे कि आपने कोरोना काल में किसी को डोनेशन दे दिया या स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू कहीं जाके सफाई कर दी, कोई पेमेंट नहीं मिला। रिलीजियस एक्टिविटी यानी आपने मंदिर मस्जिद में दान दक्षिणा दे दिया, कोई पेमेंट आपको इसके बदले नहीं मिलता है। जाके कुछ सर्विस कर दिया, मंदिर की सफाई कर दी या मंदिर में आने वाले भक्तों की सेवा कर दी, तो इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं मिलता। ये रिलीजियस एक्टिविटी है, आपको कोई पेमेंट नहीं मिलने वाला। पेरेंटल एक्टिविटी, माँ बाप इतना कुछ करते हैं बच्चों के लिए, उनको उनके बदले में कोई पेमेंट तो मिलता नहीं है। उनको वो उस पर खर्चा भी करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उन पर बहुत एफर्ट और अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, बट उनको उसके बदले में कोई पेमेंट नहीं मिलता। तो ये ऐसी कई एक्टिविटी आपके इकोनॉमी में चल रही है जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं है और ये कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका आता है इस तरह के कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। तो क्या होता है ये सारे कॉन्सेप्ट, इसको पहले समझ लेते हैं। तो देखो, प्रोडक्शन क्या होता है? जब आप रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके, यूज करके कोई फिनिश गुड बनाते हो तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन। जैसे रॉ कॉटन को यूज किया और कॉटन टेक्सटाइल बना दिया, ये होता है प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश गुड्स बनाओ। कंजम्पशन क्या होता है? जब आप उस फिनिश गुड्स को यूज करते हो, कंज्यूम करते हो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो हो जाता है कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट जब आप अपना पैसा किसी चीज में लगाते हो ताकि एक कैपिटल एसेट बना सको और उस कैपिटल एसेट को बनाने के बाद आपको रिटर्न बैक में कुछ पैसा मिल सके, तो उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। एक्सचेंज क्या होता है? जब आप एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी का रिटर्न करते हो, एक कमोडिटी आप देते हो और दूसरा कमोडिटी लेते हो सामने वाले से, उसको एक्सचेंज कहा जाता है। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, मेरे पास राइस है, आपके पास वीट है, तो मैंने आपको राइस दिया, आपने मुझे वीट दिया, बार्टर सिस्टम चलता था। तो हम कमोडिटी के बदले कमोडिटी देते थे। आज हम उसके बदले क्या करते हैं? मनी देते हैं। हम आपने मुझे राइस दिया, अगर मुझे किसी शॉप वाले ने राइस दिया तो मैं उसके बदले उसको पैसा दूंगी। तो पैसा भी एक कमोडिटी है। तो क्या कर रहे हो आप? एक कमोडिटी ले रहे हो और दूसरी कमोडिटी दे रहे हो, और इसी को कहा जाता है आपका एक्सचेंज। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो वेल्थ को, गुड्स को, और उसके बदले में पेमेंट या इनकम एक्सपेक्ट करते हो और इनकम के बदले में ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, तो इसी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर में आती है। अभी इकोनॉमिक्स में हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को तो बिल्कुल नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसका तो नाम ही है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तो नॉन इकोनॉमिक है, ये तो इकोनॉमिक है ही नहीं, तो इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इकोनॉमिक क्या हुआ? जब आप इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हो, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो वो आप इकोनॉमिक्स के बारे में ही पढ़ते हो। या फिर आप प्रिसाइज वे में कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ स्टडी है जिसमें हम पढ़ते हैं कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। वेल्थ के लिए प्रोडक्शन करना, कंजम्पशन करना, इन्वेस्टमेंट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना और एक्सचेंज करना ही इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो ये आपकी हुई इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कॉमन वर्ड्स में। मगर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कई इकोनॉमिस्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए एक्चुअली 4 इंपॉर्टेंट वे हैं किस तरह से आप इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर सकते हो। अगर आता है कि डिफाइन इकोनॉमिक्स, तो आप इसको 4 बड़े इकोनॉमिस्ट के डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हो। जो सबसे पहला डेफिनेशन आएगा वो है एडम स्मिथ का डेफिनेशन, और वो होता है वेल्थ डेफिनेशन। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ये वो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने पहली बार लोगों के सामने कहा कि हाँ,
इकोनॉमिक्स नाम की भी एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को एज ए ब्रांच हम स्टडी कर सकते हैं जो डील करेगा इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो उन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए के बारे में कहा और इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट को रिकमेंड किया, तो इसीलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी, साइंस ऑफ वेल्थ। उसमें उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, वेल्थ की स्टडी होती है। इन्होंने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ वेल्थ, जिसमें उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक स्टडी होती है वेल्थ की। ठीक है, और इनकी जो बुक थी उसकी नाम थी एक्चुअली वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन बुक में इन्होंने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि इकोनॉमिक्स साइंस है जो स्टडी करता है वेल्थ के बारे में। वेल्थ से इनका मतलब होता है यहाँ पे गुड्स, यानी यहाँ वेल्थ को इकोनॉमिक सेंस में गुड्स के लिए यूज किया जा रहा है, वो गुड्स जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो इकोनॉमिक्स क्या हुआ, उन गुड्स की स्टडी है जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती है। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, वेल्थ के बारे में, यानी गुड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और गुड्स के बारे में स्टडी करना, वेल्थ के बारे में स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। तो ये पहला डेफिनेशन था। फिर आपका आया दूसरा डेफिनेशन, वो था मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन बाय एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक्स को दूसरे तरीके से। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ की स्टडी नहीं है, इकोनॉमिक स्टडी है कि कैसे वेल्थ चेंज होता है, तो वेलफेयर कैसे अफेक्ट होता है, ह्यूमन वेलफेयर कैसे अफेक्ट होता है। अगर हमने वेल्थ को चेंज किया, बढ़ाया, घटाया, तो वेल्थ के चेंजेस से ह्यूमन के वेलफेयर में क्या चेंजेस आता है, उसी की स्टडी को आप कहते हो इकोनॉमिक्स। उनका कहना है कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमको वेल्थ के बारे में पढ़ना है। कि इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम ह्यूमन का वेलफेयर ला सके। तो इसके वजह से हमें क्या देखना है कि वेल्थ को चेंज करके ह्यूमन का वेलफेयर कैसे आया, मटेरियल के कारण वेलफेयर कैसे आया, उसकी स्टडी करनी है हमें इकोनॉमिक्स में। इसलिए उन्होंने दिया मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, जिसमें उन्होंने कहा कि वेल्थ के चेंज से वेलफेयर की कैसे चेंज होता है, उसी की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो उन्होंने अपनी एक फेमस बुक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसमें उन्होंने एक जब प्रिसाइज वे में कैसे कहा, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। तो ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ यानी डे टू डे लाइफ में मैनकाइंड की स्टडी, मैनकाइंड यानी वेलफेयर की स्टडी ही इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो ये इनका था मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। अब हम देखेंगे थर्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, और वो है स्केर्सिटी डेफिनेशन, जिसे दिया था लियोनेल रॉबिन्स ने। और उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक में हम ह्यूमन का बिहेवियर स्टडी करते हैं और उसका बिहेवियर देखते हैं कि उसका कैसा रहेगा बिहेवियर जब हम रिलेशनशिप देखते हैं एंड और स्केर्स मीन्स के बारे में। ठीक है, जब एंड क्या होता है, ह्यूमन का वांट जो कि अनलिमिटेड है, उसका वांट कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाला। उसको 50 मार्क्स आएगा तो उसको 60 मार्क्स चाहिए, 60 आएगा तो 70 चाहिए, 70 तो 80, 80 तो 90, 90 तो 100। तो इसका वांट्स कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। 100 मार्क्स भी आ जाएगा तो मुझे अच्छी जगह अच्छे एडमिशन मिलना चाहिए, ये नहीं वो कॉलेज, वो नहीं वो कॉलेज। ठीक है, तो ये जो वांट्स है ना, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता ह्यूमन का। मगर जो मीन होता है ना, जिसके थ्रू आप अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो, वो स्केर्स है। स्केर्स यानी कि कम है, कमी है उसकी। मान लो कि आपने एक सब्जेक्ट में अच्छा किया, अब आपको दूसरा सेकंड सब्जेक्ट में भी अच्छा करना है, थर्ड सब्जेक्ट में भी अच्छा करना है, फोर्थ सब्जेक्ट में भी अच्छा करना है। समय कितना है, कितना मीन है आपके पास, 2 घंटे है। 2 घंटे का बहुत सारे यूजेस है, अल्टरनेटिव यूजेस है उसके। आप उस 2 घंटे में आप ये सब्जेक्ट पढ़ लो, या वो सब्जेक्ट पढ़ लो, या खेल लो, या कोई और काम कर लो, या मम्मी की हेल्प कर दो। अब आप उस 2 घंटा जो आपके पास मीन है, जो रिसोर्स है आपके पास, उसके अल्टरनेटिव यूजेस है, उन यूजेस में से आप उसके कौन से यूज को चुनते हो और उस रिसोर्स को किसके लिए यूज करते हो, उस मीन वो 2 घंटे को आप किसके लिए यूज करते हो और अपने कौन से वांट को सेटिस्फाई करते हो, इसी रिलेशनशिप की स्टडी ही एक्चुअली इकोनॉमिक्स है। तो उन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक इज एक्चुअली स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यानी कि एंड यानी वांट्स ह्यूमन का, स्केर्स मीन्स यानी वो रिसोर्स जिससे वो एंड सेटिस्फाई हो सकते हैं, जिसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनको उनकी रिलेशनशिप को स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है कि कैसे आप यूज कर रहे हो अपने स्केर्स मीन को, ताकि आप अपने एंड्स को मीट कर सको, अपने एंड्स को सेटिस्फाई कर सको। ये इसीलिए इसको कहा जाता है स्केर्सिटी डेफिनेशन, जो कि कहता है कि रिसोर्सेस स्केर्स है और इसको हमें यूज करना है ताकि अपने वांट्स को सेटिस्फाई करें और मैक्सिमम बेनिफिट अपने ऊपर ला सके। यानी कि ऐसे यूज करें उस स्केर्स रिसोर्स को जिससे हमें अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले।
ठीक है, तो उसी की स्टडी कहती है इकोनॉमिक्स। तो ये दिया था लियोनिड रॉबिन्स ने। अब हम देखेंगे फोर्थ एंड लास्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये है ग्रोथ डेफिनेशन बाय पॉल सैमुएल्सन। तो पॉल सैमुएल्सन क्या कहते हैं, इन्होंने क्या किया, इन तीनों डेफिनेशन को कंबाइन कर दिया। वेल्थ डेफिनेशन, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन और स्केर्सिटी डेफिनेशन को, तीनों के डेफिनेशन को कंबाइन करके अपना एक नया डेफिनेशन ले आया। उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं स्केर्स रिसोर्सेज के बारे में। हम जानते हैं कि रिसोर्सेज स्केर्स है, पर हमें उसे यूज करके वेल्थ को जनरेट करना है। तो वेल्थ की भी बात कर दी, स्केर्सिटी की भी बात कर दी। तो वेल्थ को जनरेट करना है और फिर उस वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट करके देखना है कि ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, ह्यूमन वेलफेयर हुआ कि नहीं हुआ। तो वेलफेयर की भी बात कर दी, स्केर्सिटी की भी बात कर दी और वेल्थ की भी बात कर दी। यानी तीनों जो डेफिनेशन थे, स्केर्सिटी डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, तीनों को अपने डेफिनेशन में ले आया और इस तरह से इकोनॉमिक्स को उन्होंने डिफाइन किया कि इकोनॉमिक स्टडी होती है स्केर्स रिसोर्सेज के बारे में, जिससे वेल्थ जनरेट होता है, और वेल्थ जब जनरेट होकर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हमें देखना होता है कि उससे वेलफेयर आया या वेलफेयर नहीं आया, और इसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है। तो देखो, जैसे साइंस में कुछ प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रिक्शनल प्रिंसिपल या ग्रेविटेशनल पुल प्रिंसिपल या एरोडायनामिक प्रिंसिपल। फ्रिक्शन क्या कहते हैं, जब दो चीजों को रब करोगे तो एनर्जी पैदा होगी, ठीक है। और यहाँ एरोडायनेमिक प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि किस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे चीजें उड़ सकती हैं। या फिर आपका जो डीएनए स्टडीज होते हैं उसका क्या प्रिंसिपल होता है कि डीएनए की स्टडी करो तो किस तरह से बीमारियों का इलाज खोज सकते हो। या फिर आपका ग्रेविटेशनल पुल का प्रिंसिपल होता है जो कहता है कि कुछ भी ऊपर से गिरेगी डायरेक्ट नीचे ही गिरेगी। तो ये सारे प्रिंसिपल कैसे बनाए गए हैं साइंस में, एक्सपेरिमेंट कर करके बनाए गए हैं, रिसर्च कर करके बनाए गए हैं। वैसे ही कुछ प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स में भी है, जैसे कि डिमांड प्राइस थ्योरी का प्रिंसिपल। तो बहुत सारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स में, उसको हमने ऐसे ही नहीं बनाया, उसको हमने बराबर से मार्केट में एक्सपेरिमेंट किया है, रिसर्च किया है, और लंबे समय में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद उन प्रिंसिपल्स में आए हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है काफी एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के बाद बनाया गया है। जैसे डिमांड प्राइस थ्योरी कहता है कि किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ा तो उसका डिमांड घटेगा, और प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ेगा, है ना। जैसे कि आम आपको 50 रुपीज केजी मिलेगा तो बहुत सारे लोग खरीदेंगे, मगर 500 रुपीज केजी मिलेगा तो बहुत कम लोग खरीदेंगे क्योंकि वो महंगा है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हमेशा अप्लाइड होती है, ये झूठी नहीं है, इसको आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल होती है, हमने जो भी प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स में बना रखे हैं, ऐसे कई प्रिंसिपल्स हैं, वो सब एक्सपेरिमेंट बेसिस पे बनाया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। सेम वे इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। आर्ट में आप क्या करते हो, अपने नॉलेज को अप्लाई करते हो कोई वर्क करने के लिए, ठीक है, कि किस तरह से इस वर्क को किया जाए। जैसे एक टीचर अपने नॉलेज को यूज करती है कि किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से प्रेजेंट किया जाए चीजों को कि बच्चों के समझ में आ जाए। या एक आर्टिस्ट यूज करता है अपने नॉलेज को कि अपने ब्रश को कैसे यूज करे, पेपर को कैसे यूज करे, अपने टेक्निक्स को कैसे यूज करे कि वो अच्छे से ड्राइंग कर सके। तो हर अपना सिस्टमैटिक नॉलेज को यूज किया जाता है किसी वर्क को करने के लिए। वैसे ही इकोनॉमिक्स में अपने सिस्टमैटिक नॉलेज को यूज किया जाता है। अपने नॉलेज को यूज करके हम बताते हैं कि सोसाइटी में कौन कैसे बिहेव करेगा, प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करेगा, कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, या कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। इस तरह की बातें जब हम करते हैं अपना सिस्टमैटिक नॉलेज यूज करके, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसको, चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसको आर्ट कहते हैं। और इकोनॉमिक्स में ये भी होता है, इसलिए इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स साइंस भी है और इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। अब हम देखेंगे कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स कैसा है। देखो, इकोनॉमिक्स में नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका जो, अगर आप इकोनॉमिक्स को साइंस भी कह सकते हो, आप आर्ट भी कह सकते हो। तो जब आप उसको साइंस कहते हो ना, तो वो आपकी उस साइंस के दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक हो जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक हो जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपका रियल सिचुएशन के बारे में बात करता है। जैसे कि कंट्री में इतने लोग अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, इतने परसेंटेज ऑफ लोग अनएम्प्लॉयड है, या इतने परसेंटेज ऑफ लोग एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये क्या है, रियल सिचुएशन की बात है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ये फैक्ट है।
तो ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक आइडियल सिचुएशन की बात करता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो गवर्नमेंट को वो पॉलिसी अपनानी चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाए। ये होता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आप बात करते हो आइडियल सिचुएशन के बारे में, ठीक है, कि जो एक्चुअली में नहीं है पर ऐसा होना चाहिए। इतने लोग अनएम्प्लॉयड है, ये एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, मगर गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए कि इतने अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाए। वो एक आइडियल सिचुएशन है, वो एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो ये होता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जब आप इकोनॉमिक्स को एज ए साइंस डील करते हो, ठीक है। अब हम दूसरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे और उसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं। कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स को खरीदता है, कंज्यूम करता है अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। प्रोड्यूसर वो होता है जो रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करता है ताकि इनकम जनरेट कर सके। सेलर वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता है पेमेंट के बदले में। सर्विस होल्डर वो होता है जो किसी सर्विस में हो, जो किसी जॉब में लगा हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हो और उसको अपने सर्विस के बदले में कुछ पेमेंट मिलता हो। सर्विस प्रोवाइडर वो होते हैं जो अपने सर्विस को प्रोवाइड करते हैं पेमेंट के बदले में, जैसे डॉक्टर, टैक्सी ड्राइवर, टीचर, नॉट टीचर, टीचर्स आर वर्किंग एक्चुअली अंडर द स्कूल, तो ये आपके सर्विस होल्डर में आ जाएंगे। सर्विस प्रोवाइडर में डॉक्टर्स आएंगे जो अपने इंडिविजुअल क्लिनिक खोलते हैं, अपना सर्विस देते हैं और आपको उसके बदले में पेमेंट देना पड़ता है। तो ये होते हैं सर्विस प्रोवाइडर। तो इस तरह से सर्विस होल्डर, सर्विस प्रोवाइडर, सेलर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इस तरह के वर्ड्स आपके बार बार यूज होते हैं इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट है जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जब आप अपने स्केर्स मीन्स को यूज करते हो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? देखो, कोई भी प्रॉब्लम तभी आता है जब स्केर्सिटी होती है, और जब स्केर्सिटी होती है तो आपको चूज करना पड़ता है कि आप ये करो या वो करो, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग फ्रॉम द फैक्ट कि रिसोर्सेज स्केर्स है, यानी ये प्रॉब्लम आपको चूज करने का जो प्रॉब्लम होता है कि मैं ये करूं या वो करूं, इस पैसे को मैं इसमें लगाऊं या उसमें लगाऊं, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, स्केर्स है, उसके अल्टरनेटिव यूज है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या करना है? आपको चूज करना है। तो चूज करना ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि क्या चीज किया जाए और किस चीज को किया जाए और किस चीज को ना किया जाए। यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। तो वो डील करता है कि कैसे चॉइस किया जाए, किस तरह से बेस्ट चूज किया जाए, किस तरह से बेस्ट डिसीजन को चूज किया जाए जिससे हमारे रिसोर्स का मैक्सिमम यूज हो सके और हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। इसी चॉइस के प्रॉब्लम को कहा जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर किसी चीज की स्केर्सिटी नहीं होती तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता ही नहीं। अगर सफिशिएंट अमाउंट के रिसोर्सेज होते और सारे नीड सेटिस्फाई हो जाते तो कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं। प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स हैं और आपको चूज करना है उन रिसोर्सेज को, क्योंकि उस रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं और इसी के कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंजम्पशन के बारे में। कंजम्पशन क्या होता है? जब आप फिनिश गुड्स को यूज करते हो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि एक कंज्यूमर या बायर जो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो कैसे बिहेव करता है। तो देखो, आपका जो कंज्यूमर होता है ना, वो इकोनॉमिक्स में किस तरह से बिहेव करेगा वो, क्योंकि उसके पास क्या है? देखो, कंज्यूमर के पास तो रिसोर्स लिमिटेड है, ठीक है, उसके पास लिमिटेड पैसा है या लिमिटेड रिसोर्स है। अब उसके अनलिमिटेड वांट्स है, उसके वांट्स तो अनलिमिटेड है पर रिसोर्स जिससे वो अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है वो लिमिटेड है। तो और उस अनलिमिटेड वांट के सामने लिमिटेड रिसोर्स है प्लस उन लिमिटेड रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस है। तो उसको अपना बेस्ट डिसीजन लेना है कि मैं कैसे अपने रिसोर्स को एलोकेट करूं या मैं अपने पैसे को कैसे बांटूं डिफरेंट आइटम्स में, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को पाने के लिए, ताकि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके।
मैं कैसे अपने इनकम को स्पेंड करूं डिफरेंट डिफरेंट चीजों में ताकि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, मुझे सबसे ज्यादा फायदा और सेटिस्फैक्शन मिल सके। उसी की स्टडी को आप जब कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हो, कंजम्पशन के बारे में पढ़ते हो, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हो, रिलेशन पढ़ते हो कि गुड्स का जो प्राइस और सर्विसेज का जो प्राइस होता है और उसकी जो परचेस होती है उसमें क्या रिलेशनशिप है, उसी को कहते हैं कंजम्पशन थ्योरी। जब आप देखते हो कि प्राइस बढ़ता है तो उसका परचेस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और प्राइस घटेगा तो परचेस उसकी बढ़ जाएगी। तो ये सब जब स्टडी करते हो ना कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में, कंजम्पशन के वेरियस थ्योरीज जैसे कि प्राइस और गुड्स, प्राइस ऑफ द गुड्स एंड परचेस की थ्योरी, परचेस के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, कैसे वो एलोकेट करेगा अपने रिसोर्सेज को डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज में ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, ये सब स्टडी आपका आता है कंजम्पशन थ्योरी में। ठीक है, अब एक दूसरा होता है आपका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, जब वो आप कोई एक्टिविटी करते हो जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करते हो तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन। तो जब आप प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर के पास भी रिसोर्स लिमिटेड है, उसके पास कोई अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, उसके पास भी लिमिटेड रिसोर्स है। अब उस लिमिटेड रिसोर्सेज से वो कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे और उस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा इनपुट यूज करे, उसको भी अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज करने पड़ते हैं कि मैं किन इनपुट्स में इन्वेस्टमेंट करूं जिसके इन्वेस्टमेंट को, जिसमें मैं इन्वेस्ट करके उन चीजों को प्रोड्यूस करूं जिससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट आ सके। कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट मेरे लिए अच्छा होगा जिसमें मेरा खर्चा कम होगा और बेनिफिट या प्रॉफिट मैक्सिमम आएगी। तो बेनिफिट प्रॉफिट क्या होता है, जब आपको जो रेवेन्यू आई है उसमें से अपना लगा हुआ कॉस्ट को आप माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो वो प्रॉफिट क्या आना चाहिए, प्रोड्यूसर का क्या एम होता है कि मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट आना चाहिए, मुझे अपना रिसोर्स ऐसे एलोकेट करना है कि मैं जो चीज प्रोड्यूस करूं उससे मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आ सके। तो वो ही एम होता है प्रोड्यूसर का। तो जब आप प्रोड्यूसर के बिहेवियर को स्टडी करते हो कि आप देखते हो कि जिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है, उससे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयड किया जाता है। तो ये जब प्रोड्यूसर की बिहेवियर को आप स्टडी कर रहे हो कि वो किस तरह से एलोकेट कर रहा है अपने रिसोर्सेज को ताकि वो चीज प्रोड्यूस कर सके जिसमें एक्सपेंडिचर कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो और वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके, और वो कैसे अपने फैक्टर्स को यूज कर रहा है, किन फैक्टर्स को ज्यादा यूज कर रहा है, जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है उसको ज्यादा यूज कर रहा है। तो ये सारी चीजों की जब स्टडी करते हैं तो किसमें करते हैं हम, प्रोडक्शन थ्योरी में करते हैं। अब एक आपका लास्ट कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो जो इनकम आती है प्रोडक्शन करने के बाद आप उसको क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अपने एजेंट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो एजेंट ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो आप उनमें जो इनकम आया है प्रोडक्शन करके उसको जनरेट कर दोगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, आप रेंट दे दोगे लैंड के ओनर को, लेबर को क्या दोगे, वेजेस दोगे, कैपिटल ओनर को क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे, और इंटरप्रीनियर को क्या दोगे, प्रॉफिट दोगे। अलग अलग नाम है मगर सबको आप उनका इनकम दे रहे हो। ठीक है, तो आप रेंट दे रहे हो लैंड ओनर को, लेबर को वेजेस दे रहे हो, कैपिटल ओनर को आप इंटरेस्ट दे रहे हो और इंटरप्रेन्योर को आप प्रॉफिट दे रहे हो। और इस तरह से आप अपना इनकम जो प्रोडक्शन के बाद जो रेवेन्यू आई है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। और यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो होता है ना उसको आप जीडीपी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो अमॉन्ग द ओनर्स ऑफ द प्रोडक्शन फैक्टर्स। तो ये जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन में, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी क्यों यूज कर रहे हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हालांकि मॉनिटरी है पर इसका एम क्या होना चाहिए कि इससे जो डिफरेंसेस है ना सोसाइटी में वो कम से कम हो सके और इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनजस्टिस, अनएक्सेप्टेबल इन्फ्लेशन जैसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। तो इन्हीं प्रिंसिपल की जो डिस्ट्रीब्यूशन के समय फॉलो की जाती है उसकी स्टडी ही डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी कहलाती है। तो ये आपकी 3 कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी के साथ आपको मेरे ख्याल से इकोनॉमिक का इंट्रोडक्शन क्लियर हो चुका होगा। आप समझ चुके होंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के डिफरेंट डेफिनेशन से आपको इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक गुड, नॉन इकोनॉमिक्स गुड, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक साइंस है कि आर्ट है, इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमिक्स के 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब की स्टडी से आई थिंक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स इज नाउ क्लियर टू यू।
So with this, we are ending our first part. We will meet you in the second part, in which we will discuss about the significance of statistics in economics. Till then, happy learning. Thanks for watching, students. Bye-bye.